क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? एक छोटे से बच्चे को डरा के कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हो? एक तगड़े सफेद बालों वाले बुढ़े अंकल अपना बड़ा सा कोट पहने हुए अंदर से गुस्से में बाहर आए। उनके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी। ये और कोई नहीं, जियांग रुओ शुए के दादाजी थे, एक्स एयरफोर्स डेप्यूटी कमांडर जियांग वेगुओ। जियांग रुओ शुए को जैसे अपनी जान बचाने वाला मिल गया। वो लड़खड़ाती हुई दौड़कर जियांग वेगुओ के पीछे छुप गई और स्याओ युआन की तरफ उंगली उठाकर रोने लगी। ये लोग, उन्होंने अपने कुत्ते से मुझे कटवाया और मुझे गालियां भी दी। जियांग वेगुओ का गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। अपने बच्चों का साइड लेने के लिए वो पूरे बेस में मशहूर थे। बूढ़े जनरल ने गुस्से से फुफकार मारी और उन पांचों को घूर कर देखते हुए चिल्लाए, मैं भी देखता हूँ मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े उन पांचों चेहरों पर पड़ी, उनके हाथ में जो स्टिक गाली देने के लिए हवा में उठी थी वो वहीं हवा में जम गई। जो गालियां उनके होठों तक आ गई थी वो उन्होंने जबरदस्ती वापस निकल ली। जियांग वेगुओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके चेहरे पर अब सिर्फ एक भयंकर हैरानी थी, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्याओ श्याओ फंगज़े, ली गुइशो, ले दापाओ, ये सुआनपन, शन शन बियनताई, ये पांचों नाम वो खौफनाक टाइटल्स थे जो इन पांचों ने अपने मिलिट्री स्कूल और ट्रेनिंग के दिनों में कमाए थे। पूरा मिलिट्री बेस इनके नाम से कांपता था। श्याओ युआन ने अपनी सिगरेट बुझाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने एक मिलिट्री सल्यूट मारते हुए कहा, कुछ साल ही हुए हैं और आप अभी भी काफी फिट लग रहे हैं। सुना है आपने फील्ड छोड़ दी है और आराम फरमा रहे हैं। क्यों? अब क्या बच्चों का प्ले स्कूल खोलने का इरादा है? जियांग वेगुओ के होंठ गुस्से से फरक उठे। पूरे मिलिट्री बेस में ऐसी हिम्मत कोई नहीं करता था जो उन्हें बुढ़ा जियांग बुलाए या उनसे ऐसी टेढ़ी बात करे। बस कुछ टॉप बॉस को छोड़कर सिर्फ ये पांच ही ऐसे शैतान थे जो उनकी नाक में दम कर सकते थे। जब ये पांचों लियो या स्पेशल टीम में थे तो उन्होंने सभी मिलिट्री बेसिस की नींद हराम कर दी थी। जियांग वेगुओ के अपने एयरफोर्स के कई लोग ट्रेनिंग मैच में इन्हीं के हाथों मारे गए थे। तुम पांचों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? अपने होश में वापस आते हुए जियांग वेगुओ ने पूछा। तभी उन्हें कुछ याद आया। एक मिनट, हेडक्वार्टर्स ने जो बिल्डिंग नंबर 1 श्याओ युआन को दी थी, आज रात उसके लाइट्स ऑन है। तभी श्याओ युआन ने मेरे छोटे से शरीर को अपने पीछे से गोद में उठा लिया, जैसे मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज हूँ। बुढ़े जियांग, आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरा बेटा है और हम पांचों का इकलौता बेटा है। अब से जब तक हम इस बेस में हैं, आपको इसका ख्याल रखना होगा और अगर किसी अंधे बेवकूफ बच्चे ने इसको परेशान करने की कोशिश की। श्याओ युआन ने तिरछी नजर से जियांग वेगुओ के पीछे छुपी जियांग रियोक्सियो को देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी पड़ गई। तो हम पांचों बाप बुड्ढों की इज्जत और बच्चों से प्यार करना भूल जाएंगे। जियांग वेगुओ एक पल के लिए सुन्न रह गए। उन्होंने श्याओ युआन की गोद में मुझे गौर से देखा। इन पांचों खतरनाक लोगों का इकलौता बच्चा? बाप रे बाप, इस छोटे से बच्चे के पीछे क्या कहानी है? अगर ये सच है तो ये बच्चा पूरे बीजिंग के पावर सर्कल में किसी बाप की तरह घूमेगा। जियांग वेगुओ एक पुराने खिलाड़ी थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसमें उनका नुकसान है या फायदा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक जोर का थप्पड़ जियांग रुओ शुए के सिर पर जड़ दिया। आह दादाजी, आपने मुझे क्यों मारा? जियांग रुओ शुए रोते हुए चिल्लाई। तुझ जैसी अंधी और बेवकूफ लड़की को ना मारूं तो क्या करूं? जियांग वेगुओ गुस्से से चिल्लाए। ये तेरा छोटा भाई है, आगे से जब भी इसे देखेगी तमीज से बात करना। अगर तूने इसे डराने या सताने की कोशिश भी की ना तो श्याओ फेंजी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर जियांग वेगुओ के चेहरे पर वापस वो चिकनी मुस्कान आ गई। गलतफहमी, बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। बच्ची है, समझ नहीं पाई। किसी दिन मैं बढ़िया दारू लेकर आऊंगा और खुद आकर आपसे माफी मांगूंगा। ये बोलते ही बिना जियांग रियोक्सियो की रोते हुए बकबक सुने उन्होंने उसे एक मुर्गी के बच्चे की तरह उठाया और अपने घर के अंदर ले गए। मैं श्याओ युआन के कंधे पर सिर रखे हुए उस बंद होते हुए दरवाजे को देख रहा था और फिर मैंने अपने पांचों नए बैड एस पापा को देखा और धीरे से पूछा, वो बुढ़े दादाजी तुम लोगों से डर गए थे ना? उसको डरना नहीं कहते, शेन यानजो ने साइड से अपनी आवाज में धीरे से कहा। उसने बस सही वक्त पर अपनी औकात और हालात दोनों को समझ लिया। उन सब की भारी और खुशहाल हंसी उस बर्फीली रात में गूंज उठी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं एक बहुत ही मुलायम और बड़े से बेड पर लेटा था। मेरे ऊपर लैवेंडर की हल्की खुशबू वाली एक नरम ब्लैंकेट थी। ली टिंग नीचे कारपेट पर लेटा हुआ था और आराम से गहरी नींद सो रहा था। बाहर कॉरिडोर में मुझे अपने पांचों बापों की धीमी आवाज में बातें करने की आवाज आ रही थी। उनकी बातों को सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। इस रात मुझे ठंडी हवा या कोई डरावने सपने नहीं आए। अगले दिन एक बड़े से शीशे वाले विंडो से धूप सीधे मेरे रूम में आई और मेरे उस मस्त और आरामदायक बेड को रोशन कर दिया। मैं नींद से अपनी
अपनी आंखें मलते हुए उठा और रूम से बाहर निकला। बाहर आते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वहां प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए 1 दर्जन से ज्यादा टॉप डिजाइनर्स और टेलर्स थे जो पूरे 5 लंबे कपड़ों के स्टैंड्स ढकेल कर अंदर ला रहे थे। उन स्टैंड्स पर बच्चों के ढेरों मस्त मस्त कपड़े टंगे थे। ये चिंगजू अपने हाथ में माला फेर रहा था और किसी अमीर नवाब की तरह उस पूरे रूम में रखे कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला, चेन इधर आओ और कपड़े चूज करो। अब से तुम दिन में 3 बार कपड़े बदलोगे और पूरे साल एक ही कपड़ा दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। मैं उन रंगीन और चमकदार कपड़ों से भरे कमरे को देखने लगा। हैरानी से मेरा छोटा सा मुंह खुला ही रह गया। फिर मैं चलकर एक बहुत ही सुंदर और महंगे दिखने वाले कपड़े के पास गया और घबराते हुए उसके प्राइस टैग को पलट कर देखा। जब मैंने उस पे बहुत सारे शून्य देखे तो मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया हो और मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे चेहरे पर सिर्फ डर था और मैं धीरे से बोला, ये पापा, इस कपड़े की तो बहुत ज्यादा कीमत है। चैन इसको गंदा कर देगा और अगर ये गंदा हो गया तो क्या मुझे इसके पैसे भरने पड़ेंगे? पहले अपने मामा के घर पर मैंने मामी का एक सस्ता सा एप्रन गंदा कर दिया था, तब मुझे बहुत बुरा पीटा गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बेचकर भी इनके पैसे पूरे नहीं होंगे। मेरी ये बातें किसी तीखे कांटे की तरह वहां खड़े हर एक इंसान के दिल में चुभ गई। जो रूम थोड़ी देर पहले खुशी से भरा था वो अचानक सन्नाटे में डूब गया। ये चिंगजो के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने घुटने टेक दिए ताकि मेरी और उसकी आंखें एक लेवल पर आके मिल सके। वो मेरी डरी और सहमी हुई आंखों को घूर रहा था और उसका दिल अंदर से दुखी होकर टूटने लगा था। इस छोटे से बच्चे ने कितना दर्द सहा है कि एक 4 साल का बच्चा नए कपड़े देकर खुश होने की जगह डर रहा है कि कहीं वो गंदे ना हो जाए, डर रहा है कि उसको फिर से मार पड़ेगी। ये चिंगजो ने धीरे से मेरे छोटे हाथों को पकड़ा और उसकी आवाज में ऐसी सीरियसनेस थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चंचन, पापा की आंखों में देखो। इस नए घर में नुकसान का पैसा भरने जैसा कोई शब्द नहीं है। कपड़े बनते ही इसलिए हैं ताकि लोग इन्हें पहन सकें, ये होते ही गंदा होने के लिए हैं। वो वापस सीधा खड़ा हुआ। उसने हाथ उठाकर रूम में टंगे उन महंगे ब्रांडेड कपड़ों की तरफ इशारा किया और पूरे एटीट्यूड के साथ चिल्लाया, सिर्फ एक कपड़ा गंदा करने की बात छोड़ दो। अगर तुम कैंची उठाकर इन सारे कपड़ों को फाड़ भी डालो ना, सिर्फ आवाज सुनने के मजे के लिए, तब भी तुम्हारा पापा सिर्फ ये पूछेगा कि तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरे ये चिंगजो के बेटे हो। ये पैसा वैसा बस एक रद्दी पेपर है जिसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने तुरंत अपना चेहरा उन डिजाइनर्स की तरफ घुमा लिया और गुस्से से घूरते हुए बोला, इन सब कपड़ों के टैग्स काट दो। आज के बाद जो भी कपड़े आएंगे उन पर कोई प्राइस टैग नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इन घटिया नंबरों को देखकर डर जाए। ये सुनकर सारे डिजाइनर्स की रूह कांप गई और वो जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाने लगे। जी सर, जी बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। जब मैंने ये चिंगजो पापा को इस तरह मेरे लिए स्टैंड लेते देखा तो मेरे सहमे हुए दिल को थोड़ी शांति मिली। फिर मैं खुशी से कपड़ों के बीच में इधर उधर घूमने लगा और आखिर में मैंने ढेर सारे कपड़ों में से एक डार्क ब्लू कलर का बहुत सारे पॉकेट्स वाला ओवरऑल पैंट सिलेक्ट किया। जब मैं और मेरे पापा मेरे नए कपड़े ट्राई करने में बिजी थे, अचानक से एक बहुत ही चुभने वाली आवाज बाथरूम की तरफ से आने लगी। शाओ युआन के माथे पर अचानक लकीरें आ गईं। ये क्या बकवास आवाज है? हमारी हेल्पर वांग आंटी घबराती हुई दौड़ती आई। सर, बहुत गड़बड़ हो गई है। वो जो आपने अभी नया महंगा वाला जर्मन वॉशिंग मशीन लिया था ना, वो चलते चलते अचानक बंद पड़ गया है और उसके अंदर अभी भी चेन की नई बेडशीट फंसी हुई है और उसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। धुआं? ये सुनकर ये चिंगजो को अचानक आग लग गई। क्या बकवास और सस्ता जर्मन सामान लाया है ये? सिर्फ 2 दिन यूज किया और कचरा बन गया। फेंक दो उस डब्बे को उठाकर। अभी के अभी नया ऑर्डर करो और उन्हें कहो तुरंत भेजें। मेरे बेटे की बेडशीट धुलने में देरी नहीं होनी चाहिए। तभी सारे के सारे पापा बाथरूम के गेट के बाहर जमा हो गए। वहां देखा कि वो अमीरों वाली मशीन घुर घुर करके अजीब सी दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी। पूरी मशीन बहुत बुरी तरह हिल रही थी, जैसे कि अगले ही सेकंड फट जाएगी। लीहू ने पास जाकर ध्यान से उसे घूरा। लगता है इस बकवास डिब्बे का मोटर ही जलकर राख हो गया है। दिखने में तो आयरन मैन जैसा लग रहा था, ये तो बड़ा नरम निकला। तभी ली जियान ने चीजों को ऑब्जर्व किया और बोला, हमें किसी प्रो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और इसके पार्ट्स फैक्ट्री से आने में शायद 1 हफ्ता लग ही जाएगा। जब 5 खतरनाक लोग एक मामूली से वॉशिंग मशीन के सामने हारे हुए खड़े थे और उसे तोड़ने या उठाकर कचरे में फेंकने का सोच रहे थे, तभी मैंने अपनी छोटी बच्चों वाली आवाज में पुकारा, पापा लोग, इसका मोटर नहीं जला है। फिर मैं अपनी नीली ओवरऑल्स पहने हुए लोगों के बीच से घुसता हुआ आगे आया। पता नहीं कहां से मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आ गया था और मैं उस घुर घुर करके हिलती हुई वॉशिंग मशीन के सामने बैठ गया। मैंने अपना छोटा सा सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपने कान को मशीन के साइड में लगाकर सुनने लगा। शाओ युआन पापा अचानक घबरा गए। चंचन, खतरा है, जल्दी वापस आओ। वो मुझे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े। मैंने अपनी एक उंगली होठों पर रखी और सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर मैंने थोड़ा और ध्यान से सुना और बोला, गियर्स के घूमने की आवाज ठीक नहीं आ रही है और बेल्ट के फिसलने की आवाज भी आ रही है। लगता है ट्रांसपोर्ट के वक्त
किसी ने इसके सेफ्टी स्क्रूज नहीं निकाले, जिसकी वजह से इसका मेन शाफ्ट अपनी जगह से हिल गया है। ये बोलकर मैंने उन बड़ों को सोचने का वक्त ही नहीं दिया। मैंने बहुत ही आराम से अपने स्क्रू ड्राइवर से वॉशिंग मशीन के पीछे का रिपेयर पैनल खोल दिया। मेरे हाथ एकदम स्मूथली चल रहे थे, बिना किसी फजूल हरकत के। अंकल झांग, मुझे वो रेंच देना, 12 नंबर वाला। मैंने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पीछे किया। दरवाजे पर खड़े झांग दजुन अंकल ने बिना सोचे समझे एकदम से मेरे हाथ में रेंच थमा दिया। अगले 5 मिनट तक देश की पावर के टॉप पर बैठे 5 खतरनाक आदमी और एक पुराना एक्सपीरियंस स्काउट सोल्जर सब के सब पत्थर की मूर्ति बन गए। वो अपनी आंखों से एक 4 साल के छोटे से बच्चे को देख रहे थे जो जमीन पर लेटा हुआ था और किसी पुराने एक्सपीरियंस इंजीनियर की तरह उन उलझे हुए तारों और मशीन के पार्ट्स के बीच काम कर रहा था। 5 मिनट बाद मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी और उस पैनल को वापस आराम से फिट कर दिया। ये पापा, अब आप प्लग लगा सकते हो। ये चिंगजो पापा ने थोड़ा शक के साथ स्विच लगाया। वुम, वॉशिंग मशीन चल पड़ी। सिर्फ चली ही नहीं बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और उसकी आवाज तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई थी। अरे बाप रे, लेहू पापा अपने आप को रोक नहीं पाए और चिल्ला पड़े, ये तो सच में ठीक हो गई। शाओ युआन पापा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। बेटे, तूने ये सब कहाँ से सीखा? क्या ये सब एक 4 साल के बच्चे के औकात की बात है? अगर मेरी आर्मर्ड फोर्स का 10 साल टैंक ठीक करने वाला मैकेनिक कैप्टन भी होता तो वो भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाता। मैंने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और थोड़ा शर्माते हुए अपनी पैंट की स्ट्रैप पकड़कर बोला, जब मैं गांव में था ना तो गांव के वांग दादाजी अपना ट्रैक्टर ठीक करते थे। मैं बस उनके पास खड़े होकर देखता रहता था। कुछ बार देखा तो खुद ही समझ आ गया। और पता है, मैंने वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा किया। ये लोहे के डब्बे बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें जहां भी दर्द होता है ना, ये लोग खुद बोलकर बता देते हैं, बस थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। मेरे 5 नए पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुनकर समझ आ गया, कहीं ये वही लेजेंड वाली मैकेनिकल एम्पैथी तो नहीं। ये तो एकदम नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ली ज़ेयान पापा ने अपना चश्मा थोड़ा सेट किया और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। नंबर 3, तुम्हें पक्का यकीन है कि बड़ा भाई सिर्फ एक नॉर्मल स्काउट था? कहीं इसके जेनेटिक्स में कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गया है? पर वहाँ ये चिंगजो पापा खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने मुझे उठाकर मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस किया। जीनियस, मेरा बेटा तो एक जीनियस है। इसके इन हाथों का जादू देखकर लगता है अब मेरी मिलिट्री फैक्ट्री को संभालने वाला नया बॉस मिल गया है। मेरे इस छुपे हुए टैलेंट का पता चलने के बाद पापा लोगों ने मुझ पर पढ़ाई लिखाई का प्रेशर डालना बंद कर दिया। स्याओ युआन पापा ने तो एक ट्रक भर के लेगो ब्लॉक्स मंगवा लिए और हॉल के कारपेट पर डलवा दिए। आजा मेरे बेटे, जी भर के खेल, जो बनाना है बना डाल। मैं उन ढेर सारे ब्लॉक्स के बीच में बैठ गया। मुझे किसी मैप या ड्राइंग की जरूरत नहीं थी। वो बिखरे हुए छोटे छोटे ब्लॉक्स मेरे दिमाग में जैसे खुद ब खुद जिंदा हो रहे थे और मैं अपनी पूरी इमेजिनेशन लगा रहा था। आधे घंटे बाद स्याओ युआन पापा आकर मुझे थोड़ा शो ऑफ करने वाले थे कि देखो, मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा सा घर बनाया है। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा और मेरी बनाई हुई चीज पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने चुपचाप अपने बनाए हुए घर को तोड़ दिया और अपने पीछे छुपा लिया, क्योंकि मेरे सामने एकदम तगड़ा फाइटर जेट का मॉडल रखा था। ये कोई ऐसे ही ब्लॉक्स जोड़कर बनाई हुई गाड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें पूरा एरोडायनामिक डिजाइन था। कैनार्ड विंग्स थे, यहाँ तक कि लैंड करने वाले पहिए के हाइड्रोलिक रॉड्स भी मैंने स्पेशल लेगो पार्ट से बनाए थे। ये एक पूरा J-20 फाइटर जेट था। और उसी वक्त दीवार के ऊपर से झांक रही जियांग रियुक्स्यू, जिसके हाथ में एक दूरबीन था, उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। क्योंकि वो खुद एक मिलिट्री फैन थी, वो 1 सेकंड में समझ गई कि इस प्लेन को बनाने में कितना दिमाग लगा है। ये तो सच में बहुत कमाल है। जियांग रूक्शुए से अब रुका नहीं जा रहा था। भले ही हमारे साइड वो बड़ा और खतरनाक कुत्ता ले टिंग क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में पास आकर देखना था। वो दीवार से कूदी, अपने हाथ में अपना सबसे प्यारा और महंगा लिमिटेड एडिशन ट्रांसफॉर्मर खिलौना लेकर खुशी से दौड़ती हुई हमारी बिल्डिंग नंबर 1 के गेट पर आ गई। गार्डन में धूप सेकता हुआ ली टिंग आवाज सुनकर फटाफट उठ खड़ा हुआ। भाऊ, उसने एक हल्की सी घुर्राहट भरी आवाज निकाली। जियांग रूक्शुए डर के मारे कांप गई और अपना ट्रांसफॉर्मर नीचे गिराने ही वाली थी। पर इस बार वो वहां से भागी नहीं। वो दीवाने की तरह शीशे की विंडो के उस पार मुझे लेगो से खेलते हुए देख रही थी और जोर से चिल्लाई, सुनो, मैं पड़ोस में रहने वाली जियांग रियुक्स्यू हूँ। मैं अपना ऑप्टिमस प्राइम तुम्हें खेलने के लिए दूंगी। क्या तुम मुझे वो प्लेन बनाना सिखाओगे? घर के अंदर मैंने अपना सिर उठाया और उस लड़की की तरफ देखा जिसने कल ही हमारे ले टिंग को पकाकर खाने की धमकी दी थी। मैंने थोड़ा सोचा, अपने हाथ के ब्लॉक्स छोड़े और चलकर गेट के पास आया। मेरे 5 पापा लोग घर के अंदर से ये सब देख रहे थे। अगर उस लड़की ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो वो लोग तुरंत बाहर आ जाएंगे। मैंने लोहे के गेट के उस पार खड़े होकर जियांग रोक्शुए के हाथ में पकड़े ट्रांसफॉर्मर को देखा और अपना सिर ना में हिला दिया। इस रोबोट के जॉइंट्स का डिजाइन एकदम बकवास है। जब ये ट्रक बनता है ना तो आगे का हिस्सा अटक जाता है। मैं ये बचकानी चीजें नहीं खेलता। जियांग रोक्शुए को जैसे झटका लग गया। ये तो एक लिमिटेड एडिशन पीस था, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। तो फिर तुम क्या खेलते हो? मैंने पीछे रखे अपने फाइटर प्लेन को पॉइंट किया और फिर बाहर गार्डन में
जांग डजन अंकल के आधे ठीक किए गए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया। मैं सोच रहा हूँ कि इस व्हीलचेयर में टर्बो इंजन कैसे फिट करूं। टर्बोचार्ज व्हीलचेयर। इस एक सेकंड में जांग र्यूक्शुए की पूरी दुनिया हिल गई। वो मेरे इस छोटे से हाइट वाले बच्चे को देख रही थी और उसकी आंखों में अचानक से फैन वाले सितारे चमकने लगे। ये कहीं से भी एक आम छोटा लड़का नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक टेक गॉड था। जांग र्यूक्शुए ने अपनी सारी शर्म छोड़कर एकदम जोर से चिल्लाया, भाई आज से तुम मेरे सगे भाई हो। अब से इस पूरे मिलिट्री बेस में किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे छू भी सके। मैं तुम्हारा पाना पकड़ाऊंगी। घर के अंदर ये चिंगजो पापा हंस हंस कर अपनी जांग पीट रहे थे। क्या बात है भाई, अभी तो पहला ही दिन है और इसने पड़ोस के उस छोटे शैतान को अपना चेला बना लिया। शाओ युआन पापा अपनी ठुड्डी पकड़े कुछ गहरी सोच में थे। लगता है हमें चेंचन के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां उसकी ये जीनियस स्किल्स काम आए। नॉर्मल स्कूल वाले शायद इस खतरनाक जीनियस बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। किंडरगार्टन। शनियानजो पापा ने अपने फाइल से सिर ऊपर उठाया। मैंने अभी चेक किया था, पास ही के रेड स्टार किंडरगार्टन की सिक्योरिटी काफी अच्छी है, पर उनके एडमिशन टेस्ट में बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है, जैसे कि गाना या डांस वगैरह। ये सुनकर पांचों ने मेरी तरफ देखा, जो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर घर की साफ सफाई करने वाले रोबोट को खोलने की कोशिश कर रहा था। गाना, डांस? अगर मुझसे एक बॉम्ब डिफ्यूज करने को कहो तो मैं डांस करने से ज्यादा अच्छी तरह उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर लूंगा। लीहू पापा ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में घुमाया। कोई टेंशन नहीं, कल मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगा। किसको बोला कि टैलेंट सिर्फ गाना और डांस करना ही होता है? मेरा बेटा सबके सामने गन खोल कर दिखाएगा या सीधा अलार्म क्लॉक खोल देगा। ये सब भी तो टैलेंट ही होता है ना। शाम ढल रही थी। बिल्डिंग नंबर 1 के गार्डन में लेटिंग मेरे पैरों के पास लेटा हुआ था और मैं बैठकर जांग र्यूक्शुए को लेगो ब्लॉक्स की फिजिक्स और उनके स्ट्रक्चर समझा रहा था। अंदर मेरे पांचों पापा इस बात पर बहस कर रहे थे कि मुझे स्कूल छोड़ने के लिए वो आर्मर्ड गाड़ी ले जाएं या फिर लग्जरी रेड फ्लैग कार। ये प्यारी और एकदम हार्डकोर बीजिंग वाली लाइफ कुछ इस तरह शुरू हो चुकी थी। आज का मौसम काफी अच्छा था। ये चिंगजो पापा अपनी पावर शो करने के लिए और मुझे फ्रेश हवा खिलाने के लिए घर से बाहर निकाल लाए। वो मुझे अपनी सबसे बड़ी और तगड़ी फैक्ट्री दिखाने लाए, तियानक्योंग हेवी इंडस्ट्रीज। हमारी गाड़ियों का काफिला उस फैक्ट्री के अंदर घुसा और एक बहुत बड़े हाफ सर्कल जैसे बिल्डिंग के सामने रुका। ये उनका स्पेशल व्हीकल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर था। तियानक्योंग हेवी इंडस्ट्रीज का सबसे मेन दिल यही था, लेकिन हमने अंदर कदम भी नहीं रखा था कि अंदर से किसी बड़े झगड़े की जोरदार आवाजें आने लगी। यहाँ तक कि किसी के जोर से टेबल पीटने की आवाज भी आई। ये चिंगजो पापा के माथे पर अचानक बल पड़ गए। उनका जो चेहरा अब तक हंस रहा था वो एक सेकंड में बर्फ जैसा ठंडा और गुस्से में आ गया। वो भले ही मेरे आगे एक प्यारे और अच्छे पापा थे, पर बाहर की दुनिया के लिए वो एक खतरनाक और जानलेवा बॉस ये थे। दौड़ा हुआ फैक्ट्री का मैनेजर बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये नए चीता आर्मर्ड व्हीकल का मेन ट्रांसमिशन शाफ्ट प्रोजेक्ट है। चीफ इंजीनियर लियू और दूसरे एक्सपर्ट्स बुरी तरह झगड़ रहे हैं। 18 बार टेस्ट हो चुका है, पर हर बार हाई स्पीड पर ट्रांसमिशन शाफ्ट टूट जाता है। कोई भी फॉल्ट नहीं ढूंढ पा रहा है और ऊपर से डिलीवरी की डेट भी पास आ रही है। ये चिंगजो पापा ने ठंडी आह भरी और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। चलो बेटे, आज तुम्हारा पापा तुम्हें दिखाता है कि ये बुढ़े लोग आपस में कैसे झगड़ते हैं। फैक्ट्री का अंदर का नजारा बहुत बड़ा था। वहां एक बहुत बड़ी बिना पेंट की हुई भारी भरकम आर्मर्ड व्हीकल का प्रोटोटाइप रखा हुआ था। उस गाड़ी के आसपास सफेद बालों वाले बुढ़े लोगों का झुंड लगा हुआ था। उनका लीडर एक बुढ़ा जिसके बाल मुर्गे के घोंसले जैसे दिख रहे थे और जिसने मोटे मोटे चश्मे पहने थे, अपने हाथ में पकड़ी ड्राइंग को हवा में घुमाते हुए चिल्ला रहा था। थूक उड़ उड़ कर उसके मुंह से बाहर आ रही थी। मटेरियल, ये पक्का मटेरियल की ही गलती है। मैंने कितनी बार कहा है कि देसी स्टील में उतनी लचक नहीं है, हमें बाहर से स्पेशल इंपोर्टेड स्टील मंगवाना ही पड़ेगा। ये लियू गुओलियांग थे, वहां के चीफ इंजीनियर। इंडिया की मैकेनिकल डिजाइनिंग की दुनिया में उनका नाम टॉप पर था और उनका गुस्सा भी उतना ही बड़ा था जितनी उनकी नॉलेज। दूसरा एक्सपर्ट जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, बुढ़े लियू, बकवास बंद कर। मटेरियल एकदम ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है। ये तेरा डिजाइन किया हुआ स्ट्रेस स्ट्रक्चर ही गलत है। उस स्पाइरल गियर का एंगल बहुत बड़ा है। ये सब बुढ़े एक्सपर्ट्स, जिनकी उम्र मिलाकर सैकड़ों साल से भी ज्यादा होगी, सब्जी मंडी की औरतों की तरह एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। जमीन पर कचरे की तरह फाड़ी हुई ड्राइंग्स और टूटे हुए लोहे के पुर्जे बिखरे हुए थे। तभी ये चिंगजो पापा मुझे गोद में लेकर अंदर आए और उन्होंने जोर से खांसी की। एक पल में पूरे फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें इस अजीब से बाप बेटे के जोड़े पर आकर रुक गई। चीफ इंजीनियर लियू ने जैसे ही ये चिंगजो पापा को देखा, वो डरने के बजाय और ज्यादा चिल्लाने लगे और अपनी परेशानी बताने उनके पास आ गए। आप सही वक्त पर आए हैं, आप ही इंसाफ कीजिए। क्या आपके परचेज डिपार्टमेंट वालों ने रिश्वत खा ली है? वो जो स्टील ला रहे हैं वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। 5000 आरपीएम पर जाते ही ट्रांसमिशन शाफ्ट टूट जाता है। ये प्रोजेक्ट तो पूरा ही नहीं हो सकता। ये चिंगजो पापा ने जमीन पर गिरे हुए ट्रांसमिशन शाफ्ट के मोटे से टूटे हुए हिस्से को देखा
और उनकी आवाज एकदम सख्त हो गई। बुढ़े लियू, मटेरियल शन यान जो खुद विदेश से लेकर आया है, जो दुनिया का सबसे टॉप क्लास मटेरियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर ये डिजाइन का फॉल्ट है तो क्या तुम्हारा ये झगड़ा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जब हालात बिल्कुल टेंस हो गए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तभी मैंने ये चिंगजो पापा की गोद में थोड़ा कसमसाया। पापा, मुझे नीचे उतारो। ये चिंगजो पापा ने मुझे नीचे उतार दिया। अपने छोटे छोटे कदमों से सबकी निगाहों के सामने मैं चलकर उस बड़ी सी ड्राइंग टेबल के पास गया। टेबल पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बिछी हुई थी, चीता आर्मर्ड व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट, जिसमें इतनी लाइंस और नंबर्स थे कि देखकर सिर चक्कर खा जाए। अरे अरे, ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चीफ इंजीनियर लियू परेशान हो गए। ये टॉप सीक्रेट ड्राइंग है, इसे यहाँ किसने आने दिया? अगर इसने ड्राइंग को फाड़ दिया या खराब कर दिया तो चुप रहो। ये चिंगजो पापा ने धीरे से पर खौफनाक आवाज में बोला, ये मेरा बेटा है और मैं देखता हूँ इसको यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। चीफ इंजीनियर लियू की आवाज हलक में ही अटक गई। बॉस के डर से वो सिर्फ भरी सांस लेते हुए साइड में खड़े हो गए और सोचने लगे, अगर इस बच्चे ने ड्राइंग पर कुछ भी पेन या पेंसिल चलाया ना, तो मैं अपनी जान पे खेलकर इसे बाहर फेंक दूंगा। मैंने पैरों के पंजों के बल खड़े होकर अपने छोटे हाथों से टेबल का किनारा पकड़ा और पूरी कोशिश करके अपना छोटा सा सिर उस ड्राइंग तक ले गया। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में अचानक से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। मेरी नजरों में वो सारी रुखी सूखी लाइंस अचानक से जिंदा हो गई थीं और मेरे दिमाग में वो पूरे मशीन का एक 3D मॉडल बनकर चलने लगा। वुश, खट, मेरे दिमाग में घूमते हुए उस मॉडल में अचानक से एक टूटने की आवाज आई। मैंने अपना छोटा सा माथा थोड़ा सिकुड़ लिया और अपना गोल मटोल सा हाथ आगे बढ़ाकर ड्राइंग के लेफ्ट साइड नीचे एक छोटे से जॉइंट की तरफ इशारा किया। मैं पीछे मुड़ा, उस गुस्से में खड़े चीफ इंजीनियर लियू को देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, दादाजी, ये वाली जगह आपने गलत बनाई है। चीफ इंजीनियर लियू वही के वही जम गए और बाकी सब एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। कुछ एक्सपर्ट्स तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। अरे छोटे, तुम्हें पता भी है ये क्या है? इसे थर्ड स्टेज प्लैनेटरी गियर बॉक्स कहते हैं। तुम्हें समझ में आता भी है कि तुम इसको गलत बता रहे हो? बॉस, ये आपका बेटा बड़ा प्यारा है, पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा ही दिखा रहा है। चीफ इंजीनियर लियू की तो गुस्से से मूंछ फड़फड़ाने लगी थी। छोटे बच्चे, खाना ज्यादा खा लो, पर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। ये ड्राइंग मैंने लगातार 3 रातों तक बिना सोए बनाई है। इसमें एक डॉट की भी गलती नहीं हो सकती। मैंने इन गुस्से वाले दादाजी लोगों से जरा भी नहीं डरा। मैंने इधर उधर देखा, पर मैं ड्राइंग के बीच में नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए मैंने जांग दाजुन अंकल की तरफ देखा और बोला, अंकल झांग, मुझे थोड़ा ऊपर उठा लो। झांग दाजुन तुरंत आगे आए और मुझे अपने एक हाथ से ऊपर उठा लिया। मैंने टेबल पे रखे पेन स्टैंड से एक लाल रंग की पेंसिल निकाली। दादाजी, ये देखो। मेरे छोटे से हाथ ने पेंसिल पकड़कर मैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के बेयरिंग वाले हिस्से पर एक छोटा सा गोला बनाया। ये जगह आपने बहुत छोटी छोड़ दी है। जब ये बड़ी गाड़ी तेजी से दौड़ेगी ना, तो ये जगह बहुत बहुत गर्म हो जाएगी और लोहे की चीजें जब गर्म होती हैं तो वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तब ये जगह पूरी तरह अटक जाएगी। जैसे ही ये अटकेगी, पीछे वाला बड़ा गियर तो घूमता रहेगा, पर उसको आगे जोर लगाने की जगह नहीं मिलेगी, तो बीच वाली इस रॉड को मरोड़ कर तोड़ देगा। मैंने समझाते हुए पेंसिल से ड्राइंग पर एक एक्स्ट्रा लाइन भी बना दी। अगर इस होल को बस 0.5 मिलीमीटर और बड़ा कर दिया जाए और हवा निकलने के लिए एक छोटा सा नाला बना दिया जाए, तो फिर इसे दर्द नहीं होगा। चीफ इंजीनियर लियू के चेहरे पर जो मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, वो एकदम से गायब हो गई। वो जल्दी से आगे झुके, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस जगह को ध्यान से देखने लगे जहां मैंने पेंसिल से गोला बनाया था, और उनका दिमाग तेजी से कैलकुलेट करने लगा। स्पीड, रगड़ने से आग निकलना, टेम्परेचर शायद 300 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस स्पेशल स्टील का हीट से फैलने का मेजरमेंट है। अगर मैंने हीट निकलने की जगह नहीं रखी तो सच में बेयरिंग जाम हो जाएगी, और एक बार बेयरिंग अटक गई तो वो जबरदस्त ताकत ट्रांसमिशन शाफ्ट को 1 सेकंड में तोड़ देगी। तब एक पसीने की बूंद उनके माथे से निकलकर ड्राइंग पर गिरी। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? वो अपने आप से बड़बड़ाने लगे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। हमने हमेशा उसकी मजबूती पर ध्यान दिया, पर जब ये मशीन अपने आखिरी लिमिट पर होती है तो गर्मी की वजह से क्या बदलाव होंगे ये हम बिल्कुल भूल गए। जल्दी करो, जल्दी। चीफ इंजीनियर लियू अचानक पागलों की तरह चिल्लाए। टेक्नीशियंस, अभी इस प्लान के हिसाब से सब चेंज करो। बेयरिंग का साइज 0.5 मिलीमीटर बड़ा करो और हीट बाहर आने के लिए 2 एक्स्ट्रा रास्ते बनाओ। एक नया सैंपल तुरंत तैयार करो, जल्दी। पूरा फैक्ट्री फ्लोर अचानक से हल्ला मचने से भर गया। अभी जो एक्सपर्ट्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। एक असिस्टेंट चीफ इंजीनियर ने अपना थूक निगला और धीरे से बोला, बॉस, ये आपका ये बेटा, इसकी सच में उम्र कितनी है? क्या ये किसी लैब में बनाया गया कोई बुढ़ा है जो वापस बच्चा बन गया है? ये चिंगजो पापा की हैरानी भी इनसे कम नहीं थी। उन्हें पता था कि मैंने वॉशिंग मशीन ठीक की है,
पर ये एक टैंक है। ये देश की ऐसी ताकत है जो सबसे खतरनाक है। थोड़ी ही देर में एक नया सैंपल तैयार हो गया और टेस्टिंग मशीन में लगा दिया गया। सब अपनी सांसें रोककर खड़े थे। चीफ इंजीनियर लियू ने ग्रिल को जोर से पकड़ रखा था, उनकी आंखें तक नहीं झपकी। स्टार्ट। स्पीड 1000, स्मूथ स्पीड 3000, टेम्परेचर नॉर्मल, स्पीड 5000, लिमिट टेस्ट। इंजन की दहाड़ पूरे रूम में गूंज रही थी। पूरा प्लेटफॉर्म बुरी तरह हिल रहा था। पिछले 18 टेस्ट इसी स्पीड पर आकर फेल हुए थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। ट्रांसमिशन शाफ्ट बिना 1 मिलीमीटर हिले मस्त घूम रहा था। हो गया, हो गया। टेस्टर खुशी से उछल पड़ा। टेस्ट पास, हर चीज परफेक्ट काम कर रही है। होर। पूरे फैक्ट्री में अचानक से जोरदार तालियां और सीटियां बजने लगी। बुढ़े इंजीनियर्स एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। 1 महीने से जिस बीमारी का इलाज उन्हें नहीं मिल रहा था वो आखिरकार सॉल्व हो गया। चीफ इंजीनियर लियू ने अपने आंसू पोंछे, मुड़े और मेरी तरफ देखा, जहां मैं अपने पापा ये चिंगजो की गोद में बैठकर लॉलीपॉप खा रहा था। उनकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो अब एक 4 साल के बच्चे को नहीं देख रहे थे, बल्कि एक जीनियस को देख रहे थे। वो जल्दी से आगे बढ़े, बिना किसी इज्जत या पोस्ट की परवाह किए, और मेरे सामने पूरी तरह से झुककर मुझे रिस्पेक्ट किया। छोटे उस्ताद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना आते तो हम बुढ़े यही अटके रहते। मैं डर गया और जल्दी से पापा की गोद में और पीछे सरक गया। वेलकम दादाजी। बस उस बड़ी गाड़ी को और दर्द नहीं होना चाहिए। इस वक्त चीफ इंजीनियर लियू की आंखों में एक चमक आ गई। एक बच्चा चुराने वाले चोर की तरह उन्होंने अपनी जेब से ढेर सारी बड़ी रैबिट कैंडी निकाली। बेटा, क्या तुम्हारे पास हमारी डिजाइन इंस्टीट्यूट में जॉब करने का टाइम है? तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के ही ड्रॉ कर लिया करना। सैलरी जो बोलोगे वो मिलेगी। मैं अपनी ये चीफ इंजीनियर की पोस्ट तुझे दे सकता हूँ। ये चिंगजो पापा अलर्ट हो गए और उन्होंने मुझे अपने पीछे छुपा लिया, जैसे कोई उनका खजाना चुरा रहा हो। अरे ओ बुढ़े लियू, ये क्या मजाक चल रहा है? मेरे सामने ही मेरे आदमी को चुरा रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, अभी उसे किंडरगार्टन जाना है। चीफ इंजीनियर लियू परेशान हो गए। ऐसे जीनियस को नॉर्मल किंडरगार्टन में भेजकर वहाँ छोटे बच्चों के साथ मिट्टी में खिलवाना, ये तो उसके दिमाग की बेइज्जती है। इसको तो स्पेशल एडवांस क्लासेस में जाना चाहिए। भाग यहाँ से, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चिंगजो पापा ने मुझे अपनी गोद में कसकर पकड़ा और मुझे लेकर गड्डी की तरफ भागने लगे। मेरे बेटे की बचपन पूरी तरह मस्ती भरा होगा। अगर किसी ने उससे काम करवाया और ड्राइंग बनाई तो उसकी फैक्ट्री का बजट मैं बंद करवा दूंगा। अरे बॉस, ये रुको तो, थोड़ी और बात तो कर लेते हैं। छोटे उस्ताद, फिर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चॉकलेट मंगवा के रखूंगा। पीछे देश के वो सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स चिल्लाते हुए हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। ये सीन तो किसी मिनिस्टर की विदाई से भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। वापस आते वक्त कार में पूरी शांति थी। ये चिंगजो पापा मुझे चुपचाप खिलौनों के साथ खेलता हुआ देख रहे थे। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हैरान था। आज जो फैक्ट्री में हुआ उसका असर उन पर बहुत गहरा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से मेरी तरफ मुड़कर पूछा, चिंचन, तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ गर्मी पैदा होगी और वो जगह गर्म हो जाएगी? मैंने अपना सिर उठाया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, क्योंकि वो बहुत तेजी से घूमती है ना, रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। ये तो कॉमन सेंस है। और उस ड्राइंग पर बनी हुई लाइंस देकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉक्स जोड़ते वक्त अगर उन्हें सीधा ना रखा जाए तो वो गिर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। कॉमन सेंस? ये चिंगजो पापा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। फिर उन्होंने अपनी ठुड्डी पकड़ी और उनकी आंखों में एक चालाक बिजनेसमैन वाली चमक आ गई। लगता है अब से चंचन के लिए आने वाले टॉयज को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसी रात ये चिंगजो पापा ने फैक्ट्री में हुए उस जादू वाले कांड को पूरे मसाले के साथ सबको सुनाया। श्याओ युआन, ली जेआन, ली हु और शेन यानजो पापा सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए थे। शेन यानजो पापा ने धीरे से आवाज में बोला, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब से हमारे घर में चीजें अक्सर गायब हुआ करेंगी, जैसे कि अलार्म क्लॉक, रेडियो और शायद तुम्हारी गन भी। तभी सेकंड फ्लोर से जियांग रुओशुए के जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई। सब बाहर भागे और देखा कि जियांग रुओशुए दीवार पर खड़ी थी और अपने गार्डन की तरफ देखकर बुरी तरह रो रही थी। उसकी वो महंगी लिमिटेड एडिशन रिमोट कंट्रोल ऑफ रोड कार इस वक्त जमीन पर छोटे छोटे पुर्जों में बिखरी पड़ी थी और मैं एक स्क्रू ड्राइवर पकड़े उन बिखरे हुए पुर्जों के बीच बैठा था, एकदम मासूम शक्ल बनाकर। जियांग दीदी, रोना बंद करो। वो गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं उसमें एक नया मोटर लगाना चाहता था, पर अब लगता है मैं इसे वापस जोड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पांचों पापा उस कचरे बन चुकी गाड़ी को देखकर अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। नुकसान भरा जाएगा, बिल्कुल भरा जाएगा। ये चिंगजो पापा ने अपना बड़ा सा हाथ हवा में घुमाया। कल ही मैं तुम्हें एक असली बड़ी ऑफ रोड कार दिला दूंगा। सुबह के 7 बजे
बिल्डिंग नंबर 1 एक बार फिर से रेड अलर्ट मोड में आ गई थी। आज के मिशन का कोड नेम था एडमिशन इंटरव्यू। टारगेट लोकेशन रेड स्टार किंडरगार्टन। ये पूरे बीजिंग का सबसे हाई लेवल, सबसे तगड़े बैकग्राउंड वाला और फ्यूचर के लीडर्स पैदा करने वाला टॉप स्कूल माना जाता था। सुबह के 9 बजे स्कूल के गेट पर महंगी गाड़ियों की लाइन लग गई थी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो बहुत अमीर थे या बड़े वीआईपीज के। हर जगह मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू दिख रही थी और बहुत सी ऐसी ऑडी कार्स भी थी जिन पर स्पेशल वीआईपी नंबर प्लेट्स लगी थी। पेरेंट्स ने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे और मिलते ही एक दूसरे से दिखावे वाली मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी एक बहुत ही भारी और भयंकर इंजन की आवाज ने उन सबकी आवाजों को दबा दिया। रास्ते का ट्रैफिक अपने आप साइड हट गया। 5 काले रंग की रेड फ्लैग गाड़ियां जिन पर मिलिट्री का 00001 और उसके आगे के वीआईपी नंबर प्लेट्स लगे थे, किसी काले लोहे के तूफान की तरह धीरे धीरे वहां आकर रुकी। उन गाड़ियों का ऑरा और भौकाल इतना खतरनाक था कि आसपास की बाकी सारी महंगी गाड़ियां उनके आगे फीकी पड़ गईं। 5 गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और काले रंग के लंबे कोट्स पहने हुए 5 आदमी एक ही झटके में बाहर आए। श्यो युआन पापा सबसे आगे चल रहे थे और मैं उनकी गोद में था। ली जियान, ले हु, ये चिंगजो और शेन यानजो पापा उनके दोनों साइड गार्ड की तरह चल रहे थे। गेट पर खड़ा गार्ड पहले उन्हें रोकर आईडी चेक करना चाहता था, पर उनका ये डरावना रूप देकर उसकी रूह कांप गई और उसने तुरंत सैल्यूट मारकर उन्हें अंदर जाने दिया। आसपास खड़े पेरेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे, ओ माय गॉड, ये किस वीआईपी का बच्चा है? ये 5 आदमी इसके बॉडीगार्ड्स हैं या इसके बाप? धीरे बोलो, तुम्हें वो नंबर प्लेट्स नहीं दिखी क्या? वो टॉप मिलिट्री बॉसेस की गाड़ियां हैं। हमारा पूरा गैंग पूरे टशन में स्कूल के हॉल में घुसा। रिसेप्शन पर खड़ी एक जवान टीचर ने जब इन 5 मौत के फरिश्तों जैसे आदमियों को देखा तो उसके पैर कांपने लगे। सर, किस बच्चे का इंटरव्यू है? श्यो युआन पापा ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, ये चेन। ठीक है, पर सर, रूल के हिसाब से इंटरव्यू में सिर्फ 2 पेरेंट्स ही अंदर जा सकते हैं। टीचर ने हिम्मत बटोरकर धीरे से कहा, सिर्फ 2? लेहू पापा की भारी भौहें ऊपर उठ गई और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। तुम किसको छोटा समझ रही हो? हम 5 ही इसके बाप हैं। एक भी बाप बाहर नहीं रुकेगा। या फिर एक काम करते हैं, हम इस पूरे स्कूल को ही खरीद लेते हैं, फिर अपने हिसाब से रूल्स बदल लेंगे। ये चिंगजो पापा ने तुरंत अपनी चेकबुक निकाल ली। बोलो, कितने पैसे चाहिए? अपना रेट बताओ। बेचारी टीचर इनकी इतनी डरावनी बातों से रोने वाली हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग अंदर जाइए, प्लीज सब अंदर जाइए। रेड स्टार स्कूल की प्रिंसिपल का नाम वांग फांग था। वो एक 50 साल की औरत थी जो खुद को एडुकेशन की एक्सपर्ट मानती थी। उसकी पसंद बहुत हाई थी। उसे सिर्फ वो बच्चे पसंद थे जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हों, जो बड़े घरानों से हों और एकदम चुपचाप रहने वाले हों। इस वक्त जब उसने मुझे अपने सामने एक छोटी सी कुर्सी पर बैठे देखा तो उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। इस बच्चे ने कितने सस्ते और आम से कपड़े पहने हैं। ये ओवरऑल्स पहनकर यहाँ क्या गटर ठीक करने आया है? प्रिंसिपल वांग ने अपना चश्मा ठीक किया और अपने चेहरे पर एक झूठी प्रोफेशनल मुस्कान चिपका ली। हेलो, ये चेन बेटा, मैंने सुना है तुम हमारे स्कूल में आना चाहते हो। क्या तुम टीचर को अपना कोई टैलेंट दिखा सकते हो, जैसे कोई पुरानी कविता सुनाना या कोई प्यारा सा गाना गाना? मेरे 5 पापा पीछे सोफा पर बैठे थे और उनके चेहरों पर थोड़ी टेंशन थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे ये सब सिखाने की पूरी कोशिश की थी, पर मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और पूरी ईमानदारी से अपना सिर ना में हिला दिया। टीचर, मुझे कोई कविता नहीं आती और मुझे गाना भी नहीं आता। ये पापा ने कहा था कि मेरा गाना बिल्कुल लेई पापा के खराटो जैसा लगता है और लोग डर जाएंगे। पीछे बैठे हुए बाकी के 4 पापा अपनी हंसी रोकते रोकते अंदर ही अंदर मरने वाले हो गए थे। प्रिंसिपल वांग के चेहरे की वो मीठी मुस्कान अचानक अटक गई। तो तुम्हें और क्या आता है, जैसे मैथ्स या इंग्लिश? मैंने थोड़ा सोचा और अपनी पैंट की पॉकेट से अपना वर्नियर कैलिपर निकालकर एकदम सीरियसली बोला, मुझे टॉलरेंस और मेजरमेंट्स चेक करना आता है। मैं मशीन की ड्राइंग्स पढ़ सकता हूँ और मुझे गियर ट्रांसमिशन के फिजिक्स का भी पता है। मेजरमेंट्स, गियर्स, कहीं इस बच्चे का दिमाग खराब तो नहीं है? उसके दिल में अभी से मेरे लिए फेल का ठप्पा लग चुका था। उसका मानना था कि ऐसे अजीब बच्चों को एडमिट करने से बस स्कूल का लेवल गिरेगा। प्रिंसिपल वांग ने सोचा कि बस टाइम पास करके मुझे बाहर भेज दे। उसने अपने ड्रॉर से एक लेगो ब्लॉक्स का सेट निकाला और उसे टेबल पर पलट दिया। चलो हम ब्लॉक से खेलते हैं। क्या तुम इन ब्लॉक से एक प्यारा सा महल बना सकते हो? मैंने उन रंगीन प्लास्टिक के टुकड़ों को देखा और मुझे थोड़ी निराशा हुई। फिर से यही, इन एबीएस प्लास्टिक वाले ब्लॉक्स में कोई मजबूती नहीं होती। इनके जॉइंट्स की फिटिंग भी खराब है। इनसे बनाई हुई कोई भी चीज टिकेगी नहीं, सब गिर जाएगा। प्रिंसिपल वांग थोड़ा गुस्से में आ गई। बेटे, ये महंगे इंपोर्टेड टॉयज हैं, तुम्हें इनको जोड़ना है या नहीं? मैंने एक गहरी सांस छोड़ दी और उन ब्लॉक्स को हाथ तक नहीं लगाया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा
और मेरी नजरें पूरे ऑफिस में घूमने लगी, छत पर लटकते हुए झूमर से लेकर कोने में लगे एसी तक, और फिर प्रिंसिपल वांग के पीछे रखे उस बड़े से स्टैंड वाले पंखे तक। अचानक मेरी नजर एक जगह आकर रुक गई। टीचर, मैंने अपना छोटा सा हाथ उठाया और प्रिंसिपल वांग के सिर के ठीक ऊपर चल रहे एक पुराने सीलिंग फैन की तरफ इशारा किया। ये पंखा अगर आप अभी बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल वांग हैरान हो गई। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर का बेरिंग बुरी तरह घिस चुका है। मेरी आवाज एकदम शांत और कॉन्फिडेंट थी, जैसे मैं कोई यूनिवर्सली सच्ची बात बोल रहा हूँ। अभी जब ये तीसरी बार घूमा तो इसमें से एक क्रीकिंग साउंड, खट की आवाज आई थी। वो उसके मेन स्क्रू के डीले होने की आवाज थी। उसकी स्पीड और उसके वजन के हिसाब से अब से लगभग मैंने अपना सिर टेढ़ा करके दिमाग में थॉटफुल कैलकुलेशन की। सिर्फ 30 सेकंड्स में वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इसे तुरंत बंद नहीं किया तो ये सीधा आपके सिर पर गिरेगा और उसको एक तरबूज की तरह काट डालेगा। प्रिंसिपल वांग ने गुस्से में जोर से थंप टेबल पर हाथ मारा। एंग्री, बकवास बंद करो। ये पंखा पिछले हफ्ते ही सर्विस करवाया गया था। तुम कितने बदतमीज बच्चे हो, अपनी टीचर को बद्दुआ दे रहे हो। उसने अपना सिर घुमाकर श्याओ युआन और बाकी पापा लोगों की तरफ देखा। उसकी आवाज में वेनमस जहर भरा था। देखा आप सबने, यही संस्कार दिए हैं आपने इसको, सिर्फ झूठ बोलना और नाटक करके अटेंशन पाना। ऐसे बच्चे को हम अपने रेड स्टार स्कूल में कभी एडमिशन नहीं दे सकते। शॉ युएन और बाकी पापा लोगों का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन मैं बिना कुछ बोले उस कुर्सी से कूदा और भागकर पंखे से सबसे दूर वाले कोने में चला गया। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और वहां जमीन पर बैठ गया। पापा लोग, जल्दी से वहां से हटो। शाउटिंग, मैंने जोर से चिल्लाया। बस 10 सेकंड बाकी हैं। प्रिंसिपल वांग ने एक एरोगेंट लाफ, घमंडी वाली हंसी हंसी। फालतू का नाटक। उसने ऊपर उस पंखे की तरफ देखा। एकदम ठीक चल रहा है, ये कैसे गिर सकता? उसके मुंह से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेटल स्क्रीचिंग, ठीक। सिर के ऊपर जो पंखा शांति से घूम रहा था उसमें से अचानक लोहे के रगड़ खाने की एक दर्दनाक आवाज आई। अगला ही सेकंड पंखे के सारे ब्लेड बुरी तरह हिलने लगे और एक ड्रेडफुल बजिंग, डरावनी भनभनाहट की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगी। प्रिंसिपल वैंग का चेहरा डर के मारे बर्फ जैसा सफेद पड़ गया। क्रैक, फाटट। पंखे के तेजी से घूमने की वजह से उसका एक नट उड़ गया और किसी बंदूक की गोली की तरह सीधा प्रिंसिपल की डेस्क पर आकर लगा। डेस्क पर रखा शीशा चकनाचूर हो गया। हा, प्रिंसिपल वांग बुरी तरह चिल्लाई और अपना सिर पकड़कर तुरंत डेस्क के नीचे घुस गए। धड़ाम। अगले ही सेकंड वो बड़ा सा सीलिंग फैन सच में छत से टूटकर नीचे आ गिरा। क्योंकि उसके तार अभी भी जुड़े हुए थे, वो सीधा किसी के ऊपर नहीं गिरा, बल्कि एक तूफान टॉर्नेडो की तरह हवा में जमीन के पास पागलों की तरह घूम रहा था। पूरा नजारा किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। प्रिंसिपल वांग डेस्क के नीचे छुपी थर थर कांप रही थी। उसकी पूरी रूह निकल चुकी थी। पीछे बैठे हुए पांचों पापा लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन सब की आंखों में हैरानी तो थी, पर साथ में उस प्रिंसिपल की इस हालत पर उन्हें थोड़ा मजा भी आ रहा था। ये चिंगजू, पापा ने अपने हाथ हवा में उठाए और बोले, लगता है अब ये स्कूल खरीदने की जरूरत नहीं है। इनके स्कूल की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। इस बीच मैं अपने कोने से उठा। मैंने अपने पैरों से धूल झाड़ी और चलकर उस डेस्क के पास गया। मैंने उस डेस्क के नीचे कांपती हुई प्रिंसिपल वांग की तरफ देखा और अपनी मासूम प्यारी आवाज में बोला, टीचर, अब आपने देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था ना, उसका बेयरिंग सच में टूट गया है। अब आपको इसमें एक नया 6205 मॉडल का डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग लगाना पड़ेगा। मैं इसे ठीक करके दे सकता हूँ, पर मेरी लेबर फीस लगेगी। इस खतरनाक हादसे के बाद जब प्रिंसिपल वांग को किसी तरह टेबल के नीचे से बाहर निकाला गया तो उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसका मुझे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। अब वो मुझे एक बदतमीज और जंगली बच्चे की तरह नहीं देख रही थी। उसकी नजरों में मैं अब किसी भविष्य देखने वाले छोटे शैतान की तरह लग रहा था। प्रिंसिपल वांग ने अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश की और नर्वस घबराते हुए बोली, तो चलिए अब मैं आप सबको हमारा प्लेग्राउंड दिखाती हूँ। वहां के खेलने वाले सारे झूले और मशीन्स एकदम इंटरनेशनल टॉप लेवल की हैं। हम सब लोग प्लेग्राउंड में गए। ये ब्रेक का टाइम था। सारे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी एक 3 मंजिल ऊंचा बड़ा सा गोल घूमने वाला स्लाइड। ये स्लाइड हमने बहुत सारा पैसा खर्च करके बाहर से मंगवाया है। प्रिंसिपल वांग अभी अपना भौकाल मारने ही वाली थी। मैंने बस उसको एक नजर देखा और अपने छोटे से माथे पर सिकुड़न ला दी। मैंने उस स्लाइड के बीच वाले एक मोड़ की तरफ इशारा किया। उस झूले में भी प्रॉब्लम है। उस मोड़ का कर्व रेडियस बहुत छोटा है और वहां स्पीड कम करने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर 20 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला कोई बच्चा वहां से फिसला
तो घूमने वाली ताकत उसको हवा में बाहर फेंक देगी। प्रिंसिपल वांग इस बार थोड़ी समझदार हो गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे मुझे गुस्सा करे, पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी थी। ना मुमकिन, ये सेफ्टी टेस्ट पास होने के बाद ही यहाँ लगा है, यहाँ से बाहर कैसे उठ सकता है कोई? देखो बच्चे कितने मजे से खेल रहे हैं वहाँ। ठीक उसी वक्त एक गोल मटोल छोटा सा सूट पहने हुए मोटू लड़का हाफते हुए उस स्लाइड के सबसे ऊपर चढ़ रहा था। वो ली शाओपांग था, क्लास का छोटा डॉन। देखने से ही उसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा लग रहा था। ली शाओपांग जोर से चिल्लाया और स्लाइड पर बैठ गया। मैं उड़ने वाला हूँ। स्वुश! उसकी बॉडी का भारी वजन एक जबरदस्त स्पीड में बदल गया। ली शाओपांग किसी तोप के गोले की तरह तेजी से नीचे आया और जैसे ही वो मेरी उंगली से बताए हुए उस कर्व पर पहुंचा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी और उसका वजन इतना भारी था कि झूले के किनारे की रेलिंग उसकी उस घूमने वाली ताकत को रोक ही नहीं पाई। ली शाओपांग डर के मारे कांप गया जब उसे पता चला कि वो सच में उड़ रहा था। उसकी पूरी बॉडी झूले से बाहर निकल चुकी थी और हवा में एक मस्त गोल आकार बनाते हुए सीधा साइड में बने मिट्टी के गड्ढे की तरफ जा रहा था। बच के! शाओ युआन पापा का रिएक्शन सबसे तेज था। वो एक फ्लैश की तरह उसे पकड़ने लपके, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। ढप! ली शाओपांग किसी मीटबॉल की तरह जोर से जाकर मिट्टी के गड्ढे में गिरा। वहां धूल का एक गुब्बारा उड़ गया। वहां एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स के होश उड़ गए। 2 सेकंड बाद मिट्टी के गड्ढे से ली शाओपांग के रोने की फुल वॉल्यूम आवाज आई। वाह मम्मी, मुझे घर जाना है, मैं मर गया। प्रिंसिपल वांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लगभग बेहोश होने वाली थी। खत्म, सब खत्म। वो तो एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर ली का पोता था और मैं वहीं शांति से खड़ा था। मैंने हैरानी से अपने हाथ फैलाए, अपनी पॉकेट से अपनी वो छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें एक और चीज लिख दी। स्लाइड के डिजाइन में प्रॉब्लम है, ठीक करने की जरूरत है या फिर वेट लिमिट लगानी पड़ेगी। आधे घंटे बाद प्रिंसिपल वांग एक गलती किए हुए बच्ची की तरह अपने ऑफिस डेस्क के सामने खड़ी थी। उसके सामने वाले सोफा पर वो 5 बड़े डॉन जैसे पापा लोग बैठे थे। मैं उनके बीच में बैठा था। मेरे हाथ में अभी अभी बनाई हुई स्कूल की सेफ्टी ठीक करने की एक ड्राइंग थी। प्रिंसिपल वांग अपना ठंडा पसीना पोंछ रही थी और चेहरे पर एक फेक हंसी बनाकर बोली, वो सर लोग, अभी ये चेन बेटे की वजह से बच गए, वरना अगर सच में किसी की जान चली जाती तो मेरा प्रिंसिपल की पोस्ट तो खत्म ही समझो। ये चेन बेटा तो सच में एक भगवान का रूप है, वो एक जीनियस है। हम इसको जरूर स्पेशल एडमिशन देंगे और इसकी सारी स्कूल फीस फ्री होगी। साथ में हम इसे स्कूल का छोटा सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बनाएंगे। ये बस उसके डर की वजह से नहीं था, बल्कि उसने अब मेरी काबिलियत मान ली थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई स्टूडेंट नहीं लिया है, बल्कि अपनी जान बचाने का एक ताबीज ले लिया है। शाओ युआन पापा ने वो ड्राइंग मेरे हाथ से ली, उसे एक नजर देखा और शांति से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अगर प्रिंसिपल साहिबा इतनी इज्जत दिखा रही हैं तो हमारा बेटा यहीं पढ़ेगा। पर शाओ युआन पापा ने उस ड्राइंग पर उंगली रखी। इसमें जितनी भी परेशानियां लिखी हैं वो सब 3 दिन के अंदर ठीक हो जानी चाहिए और उसमें जो पैसा लगेगा, ये चिंगजो पापा ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई, वो मैं दूंगा। इस स्कूल के सारे झूले और मशीन्स बदल दो और उन्हें हमारी मिलिट्री फैक्ट्री के सामान से बदल दो। बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और मोटे लड़कों को उड़ने से रोकने वाले डिजाइन होंगे। प्रिंसिपल वांग को जैसे मौत की सजा से माफी मिल गई हो। जी जी बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वहां से निकलने से पहले मैं प्रिंसिपल वांग के पास गया, अपनी पॉकेट से उड़कर आई हुई वो नट बोल्ट निकाली और उसकी टेबल पर रख दी। टीचर, ये आपके लिए गिफ्ट है। अगली बार अगर खट की आवाज सुनाई देना तो पहले भाग जाना, जरूर याद रखना। प्रिंसिपल वांग उस स्क्रू को देखकर बुरी तरह थर थर कांपने लगी। उसी रात बिल्डिंग नंबर 1 के गार्डन में एक खराब पड़ा हुआ हेलीकॉप्टर का बड़ा सा इंजन आ गया था। ये चिंगजो पापा स्पेशल मेरे लिए कचरे की जगह से उठवा कर लाए थे। मैंने जब उस तेल और ग्रीस से भरे हुए पर मशीनों वाली खूबसूरती से भरे उस बड़े मॉन्स्टर को देखा, मेरी आंखें खुशी से किसी सर्च लाइट की तरह चमकने लगी। वाह, कितना बड़ा पंखा है ये। दीवार के ऊपर से जियांग रुओ शुए मुझे इंजन खोलते हुए देख रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को देखा, अपना थूक निगला और उसने अपनी जिद और मजबूत कर ली कि उसको मेरी टीम में आना ही आना है। भाई रुकना वहां, मैं आ रही हूँ तुम्हें रैंच पकड़ाने। अगले दिन बच्चा संभालने की बारी शाओ युआन पापा की थी। ये चिंगजो पापा के पैसे दिखाने वाले स्टाइल से बिल्कुल अलग शाओ युआन पापा का स्टाइल सिर्फ एक वर्ड में समझाया जा सकता था, हार्डकोर। अमेजमेंट पार्क जाना किसको है? वो गोल घूमने वाले घोड़े पर तो बेकार लोग बैठे हैं। अगर खेलना ही है तो कुछ खतरनाक खेलेंगे। एक बुलेट प्रूफ ऑफ रोड एसयूवी के अंदर शाओ युआन पापा एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे थे और मिट्टी वाली रास्तों पर गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहे थे। और साइड वाली सीट पर बैठे मुझसे बोले, चेंचन पापा आज तुझे एक मस्त जगह लेकर जा रहे हैं। तुझे असली बड़े लोहे के डब्बे दिखाऊंगा और तुझे सुनाऊंगा कि असली ताकत की आवाज क्या होती है। जब मैंने बड़े लोहे के डब्बे सुना, मेरी आंखें चमक उठी। क्या वो किताबों में छपे उन डब्बों जैसे हैं जिनकी लंबी नाक होती है और जो आग उगलते हैं, उन बड़ी गाड़ियों की तरह? शाओ युआन पापा जोर से हंसे। बिल्कुल,
वो जमीन की जंग के राजा हैं और वो तेरे पापा का गुरूर हैं। जब हमारी गाड़ी मिलिट्री बेस में घुसी, वहां की हवा में डीजल की कड़ी स्मेल और बारूद की महक भरी हुई थी। दूर पर हरी घास के रंग के टैंक्स की लाइन लगी थी। किसी सोते हुए दानव की तरह वो सब एक लाइन में खड़े थे। उनकी भारी भरकम बंदूकों की नली आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। उनके पहिए मिट्टी और घास से भरे हुए थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर धूल ही धूल उड़ रही थी। कुछ टैंक्स वहां फुल स्पीड में ट्रेनिंग ड्रिल्स कर रहे थे। उनके जमीन पर रगड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि कान फाड़ दें। किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए यह जगह बहुत ज्यादा शोर मचाने वाली थी और बहुत डरावनी लग सकती थी, पर मेरे लिए ये जगह सीधा जन्नत की तरह थी। मैंने अपना मुंह गाड़ी के शीशे पर चिपका लिया। मेरी इन बड़ी बड़ी आंखों में जोश की अलग ही रोशनी चमक रही थी। यहाँ रखा हर एक पुर्जा, हर एक वाइब्रेशन जैसे मेरे अंदर के दिमाग के साथ किसी फ्रीक्वेंसी पर जुड़ चुका था। जब शाओ युआन पापा मुझे गोद में उठाकर ड्रिल ग्राउंड में ले गए, रेजिमेंट कमांडर वांग टिएजू दौड़ते हुए हमारे पास आए और टका करके जोर से सल्यूट मारा। आर्मर्ड रेजिमेंट नंबर 1 अभी अपनी बटालियन ड्रिल पूरी कर रही है सर। आपके ऑर्डर्स का इंतजार है सर। पर उसकी आंखें सदमे में अटकी हुई थी। वो लगातार शाओ युआन पापा की गोद में बैठे मुझे घूर रहा था। वो दिल में सोच रहा था, ये तो ड्रिल ग्राउंड है भाई, यहाँ पर गोले और बारिश जैसे आग बरसती है। बॉस, इस आग वाली जगह पर एक बच्चे को लेकर क्यों आ गए? शाओ युआन पापा ने आराम से सल्यूट वापस दिया। ड्रिल जारी रखो। और उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी जब उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे बाहर की दुनिया का असली भौकाल दिखाने लाया हूँ। तुम हम पर ध्यान मत दो, बस अपनी सबसे खतरनाक पावर और स्किल दिखाओ आज। यस सर। वांग तिएजू की हिम्मत नहीं हुई कि और कुछ पूछे। उसने पीछे मुड़कर लाल झंडा लहरा दिया। धुम 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 सिग्नल वाले बॉम्ब हवा में फूटे। ड्रिल शुरू हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा बड़े मेन बैटल टैंक्स जोर से गुर्राए, जमीन की धूल उड़ाते हुए पूरा आसमान पीला कर दिया और अपनी टारगेट हिल की तरफ फुल स्पीड में हमला करने निकल पड़े। मैं बिना पल के झपकाए बस उस नजारे को देख रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी फौजी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरा पूरा फोकस सिर्फ उन बड़े डब्बों के मशीनों और पुर्जों पर लगा था। ठीक उसी वक्त एक लफड़ा हो गया। सबसे आगे दौड़ने वाली गाड़ी नंबर 001 कमांड टैंक, जो कि पूरे रेजिमेंट की सबसे मस्त टैंक थी, वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए अचानक अपने एग्जॉस्ट पाइप से काला और घना धुआं फेंकने लगी। फिर उसके इंजन से खा खा की ऐसी दर्दनाक आवाज आई कि कान फट जाए और वो टैंक वही जमीन पर रुककर खराब हो गया। उसके पीछे आने वाले टैंक्स को इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी। पूरा फॉर्मेशन खराब हो गया। शाओ युआन पापा का चेहरा एकदम काला और गुस्से वाला हो गया। ये क्या चल रहा है? वांग तिएजू, तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? यही है तुम्हारी सबसे शार्प टीम? सबसे मेन टाइम पर मिट्टी पलीद कर दी। वांग तिएजू डर के मारे पसीने से भीग गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और चिल्लाया, 001 क्या सीन है वहां? गाड़ी क्यों रोक दी तुम लोगों ने? वॉकी टॉकी से ड्राइवर की घबराई हुई आवाज आई, रिपोर्ट कमांडर, इंजन की पावर अचानक से डाउन हो गई है। स्पीड ऊपर नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इसका गला घोट रहा हो कोई। अब तो ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर वांग तिएजू जोर से चिल्ला के बोला, जल्दी ठीक करो उसको, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, मुझे अभी ठीक करके चाहिए वो गाड़ी। कहीं सारे तेल और ग्रीस से भरे हुए मैकेनिक लोग तुरंत पीछे सपोर्ट व्हीकल से कूद गए और हाथ में अपने टूल बॉक्सेस पकड़कर नंबर 001 टैंक की तरफ भागे। टैंक का बैक कवर खोला, ऑयल पाइप्स चेक किए, वायरिंग चेक की। सब वहां पागलों की तरह यहाँ वहां चेक कर रहे थे। रिपोर्ट, ऑयल लाइन एकदम ठीक है। रिपोर्ट, वायरिंग एकदम ठीक है। रिपोर्ट, ऑयल पंप का प्रेशर एकदम मस्त है। मैकेनिक टीम का कैप्टन टेंशन में आकर पसीना पसीना हो रहा था। कमांडर सर, पता नहीं ये क्या घटिया मजाक है। हर एक चीज एकदम ठीक दिखा रही है, पर ये इंजन बस सांसें ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। लगता है किसी का साया पड़ गया है उस पे। शाओ युआन पापा का गुस्सा इतना भड़क उठा कि उन्होंने स्टेज की रेलिंग पर जोर से लात मारी। तेरे दिमाग में क्या भर गया है? वो एक मशीन है, पक्का अंदर से कोई पुर्जा टूटा होगा। अगर तुम लोगों ने इसे ठीक नहीं किया ना, तो तुम सारी टीम को ये भारी इंजन पीठ पर उठाकर 5 किलोमीटर भगाऊंगा। वक्त 1-1 मिनट करके निकलता जा रहा था। वो इतना बड़ा टैंक अभी भी उस आधे पहाड़ पर खड़ा पड़ा था, जैसे कोई बीमार काऊ मरने को पड़ी हो। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। ये सिर्फ एक आम गाड़ी खराब होने वाली बात नहीं थी, ये तो सबसे बड़े बॉस के सामने भारी बेइज्जती हो रही थी। ये मिलिट्री ट्रेनिंग का बहुत बड़ा धब्बा था और जब वहां पर माहौल इतना डरावना हो गया कि किसी ने सांस भी नहीं ली। वांग तिएजू अब खुद शर्म के मारे मर जाने की सोच ही रहा था, तभी एक छोटे से हाथ ने हल्के से शाओ युआन पापा की पैंट खींच ली। पापा, मैंने अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया, दूर खड़े उस काला धुआं छोड़ने वाले टैंक की तरफ इशारा किया और प्यारी सी आवाज में बोला, वो बड़ा सा गाड़ी डब्बा ना? शाओ युआन पापा एकदम हैरान रह गए। उन्होंने नीचे मेरी तरफ देखा। चेंचे, तुमने क्या कहा? मेरा छोटा सा माथा गुस्से और फिक्र में सिकुड़ गया था। ये बीमार है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। इसकी नाक बंद हो गई है और ये सांस नहीं ले पा रहा। अभी जब ये उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी मुझे इसके गले से घुर घुर की आवाज सुनाई दी थी। पक्का इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। शाओ युआन पापा एक पल के लिए सुन पड़ गए। अगर ये बात किसी और ने कही होती
तो वो उसे पागल समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल देते। पर ये मैं था, वो जीनियस जिसने आर्मर्ड कार का डिजाइन फॉल पकड़ा था और वॉशिंग मशीन को चुटकियों में ठीक किया था। शाओ युआन पापा की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने मुझे झट से गोद में उठाया और उनका हर एक कदम उस खराब टैंक की तरफ किसी तूफान की तरह बढ़ा। चलो, आज मैं तुम्हें इसका डॉक्टर बनाकर इसका इलाज करवाऊंगा। कमांडर, वहां जाना खतरनाक है, वो ढलान वाली जगह है। वांग तिएजू ने हमें रोकने की कोशिश की, पर शाओ युआन पापा ने उसे एक ऐसी घूरकी दी कि वो वही ठंडा पड़ गया। मेंटेनेंस टीम का कैप्टन बेचारा इंजन के ऊपर लेटा हुआ था। उसका पूरा चेहरा ग्रीस से काला हो गया था और वो अभी भी दिमाग लड़ा रहा था। ये कैसे हो गया? सिलेंडर का प्रेशर कम है। तभी शाओ युआन पापा की गरजती हुई आवाज आई, साइड हटो सब। मेंटेनेंस कैप्टन के हाथ से रेंच डर के मारे जमीन पर गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो कमांडर साहब एक बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। वो दौड़ता हुआ आया और सैल्यूट मारा। सर, तुम सब के सब निरा बेवकूफ हो, इतनी देर से लगे हो पर घंटा कुछ ठीक नहीं कर पाए। शाओ युआन पापा ने मुझे बड़े प्यार से टैंक के उस चौड़े पट्टी पर बिठा दिया। उनकी आवाज एकदम नरम हो गई। चंचन बेटा, जरा इन बुद्धू अंकल्स को बताओ तो सही कि दिक्कत कहाँ है। मुझे अजनबियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था, खासकर तब जब सामने कोई मशीन हो। मैंने टैंक के उस ठंडे लोहे पर हाथ फेरा जैसे मैं किसी बीमार बड़े पेट को सहला रहा हूँ। फिर मैंने अपने कान इंजन के उस जाली पर चिपका दिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस ठंडी होती हुई मशीन की हर एक बारीकी को सुना। यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और इंजन के गहराई में छुपी एक छोटी सी स्क्वायर बॉक्स की तरफ इशारा किया। वो एयर फिल्टर का रास्ता था। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, इसके फैन के ब्लेड में कुछ फंसा हुआ है और इसके अंदर की जाली शायद उल्टी लगी है। हवा अंदर नहीं जा पा रही, पर ये फ्यूल ज्यादा पी रहा है, इसलिए इसका दम घुट गया है। वो मेंटेनेंस कैप्टन एक पुराना फौजी था जिसे 20 साल का एक्सपीरियंस था। ये सुनते ही उसे मिर्ची लग गई। मजाक कर रहे हो क्या बेटे? वो एयर फिल्टर है, हमने निकालने से पहले ही इसकी सर्विस की थी। फिल्टर उल्टा लग ही नहीं सकता, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो सिर्फ एक तरफ से फिट होता है। और कुछ फंसने की बात, इसके रास्ते पर तो मजबूत जाली लगी है, यहाँ तो एक चिड़िया तक अंदर नहीं घुस सकती। फिर उसने शाओ युआन पापा की तरफ देखा। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। कमांडर, आप एक बच्चे के कहने पर हमें ऐसे गाइड नहीं कर सकते। ये हमारी मेहनत और तजुर्बे की बेइज्जती है। शाओ युआन पापा ने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी। मेरी आंखें एकदम साफ और पक्की थीं। सच में उल्टा है अंकल, अगर आपको यकीन नहीं है तो इसे खोलकर देख लो ना। शाओ युआन पापा मुस्कुरा दिए। वो मेरी इन आंखों को अच्छी तरह पहचानते थे। ये एक असली खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस था। शाओ युआन पापा ने उस बॉक्स की तरफ इशारा किया। मेरे बेटे ने कहा है तो पक्का वही होगा। खोलो, अभी के अभी खोलो। ये ठीक है, मेंटेनेंस कैप्टन ने गुस्से में अपने दाग पीसे। ठीक है, खोलते हैं, पर अगर कुछ नहीं निकला तो मैं ये लोहे का रेंच कच्चा चबा जाऊंगा। कई सारे जवान तुरंत मिलकर बोल्ट्स खोलने लगे। जैसे ही ऊपर का ढक्कन हटा, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। वो बड़ा सा गोल एयर फिल्टर सच में अंदर था, पर उस पर जो एरो का निशान था वो उल्टे तरफ इशारा कर रहा था। और क्योंकि उसे जबरदस्ती अंदर ठूसा गया था, नीचे की रबर सील पूरी तरह से फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। पर जो सबसे दिमाग हिला देने वाली चीज थी वो ये कि उस फटी हुई सील और फैन के ब्लेड के बीच में एक सूखा हुआ मरा हुआ चूहा फंसा हुआ था। कैप्टन का चेहरा शर्म से तमतमा गया। उसका चेहरा उस काली ग्रीस से भी ज्यादा काला पड़ गया था। वांग तिएजू गुस्से से पागल हो गया और उसने टैंक पर जोर से लात मारी। ये किसने किया? कल किसने गाड़ी की सर्विस की थी? सामने आओ अभी। एक नया रंधरूट थर थर कांपते हुए आगे आया। कमांडर, वो मैं था। वो अंदर फिट नहीं हो रहा था तो मैंने हथौड़े से मारकर उसे अंदर घुसा दिया। जब पूरा सच सामने आया तो मेंटेनेंस कैप्टन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिल्टर उल्टा लगना समझ आता है, पर ये चूहा अंदर फंसा है। ये इसने इतने मोटे लोहे के पर्दे के पार से कैसे सुन लिया? मैं वही पट्टी पर बैठा हुआ उस मरे हुए चूहे को देख रहा था। मुझे थोड़ा बुरा लगा उसके लिए। इसके हड्डी का एक टुकड़ा फैन के ब्लेड में फंसा था। जब वो घूमता था तो उसमें से खत खत की ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर नाखून रगड़ रहा हो। बहुत चुभने वाली आवाज थी। सबके होश उड़ गए। इस शोर शराबे वाले मैदान में जहां लोग चिल्लाकर बात करते हैं, वहां ये बच्चा 20 से 30 मीटर दूर से इंजन के अंदर की इतनी बारीकी सुन रहा था। इसके कान हैं या कोई सोनार सिस्टम? शाओ युआन पापा ने मुझे उठाया और खुशी के मारे मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस किया। देखा तुम सबने? उन्होंने मुझे हवा में ऊपर उठाया और पूरे रेजिमेंट के सामने गरज कर बोले, ये मेरा बेटा है, सिर्फ 4 साल का है, बिना मशीन खोले सिर्फ सुनकर बीमारी बता दी। तुम सब पुराने मैकेनिक हो, ये देखकर तुम्हारे कान गर्म हुए या नहीं? शर्म आई या नहीं? मैदान में खड़े सैकड़ों जवान मुझे देख रहे थे। उनका कमांडर उन्हें एक 4 साल के बच्चे की काबिलियत दिखा रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत और हैरानी दोनों थी। फौज में सिर्फ ताकत और हुनर की इज्जत होती है। चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, अगर तुम काम कर सकते हो तो तुम असली बॉस हो। मेंटेनेंस कैप्टन ने झट से सैल्यूट मारा
उसका चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया था। हम हार गए कमांडर, हम पूरी तरह मान गए। ये कोई मामूली बच्चा नहीं, ये तो गाड़ियों का देवता है। नया फिल्टर लगाया गया और कचरा साफ किया गया। नंबर 001 टैंक फिर से स्टार्ट हुआ। बूम। V12 डीजल इंजन से एक भारी और दमदार गरज निकली। काला धुआं गायब हो गया और हल्का नीला धुआं निकलने लगा। वो आवाज एकदम साफ और ताकतवर थी। श्याओ युआन पापा ने मुझसे पूछा, अच्छी लग रही है आवाज? मैंने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अच्छी है, अब ये सुकून से सांस ले पा रहा है, अब इसे दर्द नहीं हो रहा। श्याओ युआन पापा ने उस लोहे के मॉन्स्टर को देखा और उनका दिल किया कि आज कुछ तूफानी करते हैं। चेचे, इस पर बैठकर राइड लेना चाहते हो? टैंक पर बैठना? मेरी आंखें चमक उठी। हाँ, तेरा बाप आज तुझे टैंक में घुमाएगा। श्याओ युआन पापा भी एकदम बिंदास आदमी थे। उन्होंने मुझे सीधा ड्राइविंग सीट में बिठा दिया और वांग टिएजू को साइड में धकेल दिया। वो खुद टैंक चलाने लगे। कस के पकड़ लो, अब मजा आएगा। वो भारी भरकम टैंक मैदान में किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ने लगा। मिट्टी के ढेरों को कुचलता हुआ, पानी के गड्ढों को चीरता हुआ, धूल का तूफान उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो वाइब्रेशन और वो पावर देखकर मैं पागल हो गया। पापा, थोड़ा और तेज, सामने वो ऊंचाई है ना, उसके ऊपर से कूद जाओ। ठीक है बेटे, कस के पकड़ना। वाओ, हम उड़ रहे हैं। उस दिन पूरे साउथ ईस्ट मिलिट्री जोन के ट्रेनिंग मैदान में एक अजीब नजारा दिखा। एक पत्थर दिल और खतरनाक कमांडर श्याओ युआन एक असली टैंक चलाते हुए एक 4 साल के बच्चे के साथ मिट्टी में स्टंट्स मार रहा था। रात को जब हमारी गाड़ी क्योतो की चमचमाती रोशनी में घुसी तो श्याओ युआन पापा ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन बोला, बड़े भाई, क्या आप देख रहे हो? हमारा बेटा सिर्फ आपकी तरह दिखता ही नहीं है, इसका दिमाग और इसकी समझ आपसे भी कहीं ज्यादा तेज है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग नंबर 2 में जियांग र्यूक्स्यू बेचारी टेबल पर सिर रखकर रोने जैसी हो गई थी। वो ढेर सारे लेगो ब्लॉक्स लेकर बैठी थी। ये प्लेन मुझसे बन क्यों नहीं रहा? वो टर्बो इंजन वाला पार्ट कैसे फिट होगा? अचानक उसे पड़ोस वाले गार्डन से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो